हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित। आज का जो टॉपिक है वो है आपका खनिज पदार्थों का अवशोषण। खनिज पदार्थों के अवशोषण के बारे में यदि हम बात करें तो इससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है। और बात करें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो पुलिस, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको यदि आप कॉपी पर लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें जो खनिज पदार्थों के अवशोषण में जो पहली प्रक्रिया है वो है आपकी विसरण। जो पहला आता है वो है आपका विसरण। विसरण विसरण को हम इंग्लिश में डिफ्यूजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन, विसरण को इंग्लिश में हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो विसरण के बारे में यदि हम बात करें तो विसरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ठोस द्रव या गैस को किसी ठोस द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। किसी ठोस द्रव गैस का अधिक सांद्रता से यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन मींस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया डिफ्यूजन या विसरण कहलाती है। इसमें जो है आपका परिभाषा तो नहीं बल्कि इसके जो है उदाहरण पूछे जाते हैं। तो उदाहरण के बारे में यदि हम बात करें तो उदाहरण आपका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका पहला उदाहरण है और वो है आपका कि अगरबत्ती का, यदि आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो अच्छा है कॉपी पर लिख लें कि अगरबत्ती या धूप बत्ती का, अगरबत्ती या धूप बत्ती का पूरे कमरे में फैल जाना, पूरे कमरे में फैल जाना। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा जाता है कि अगरबत्ती का पूरे कमरे में फैल जाना किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये विसरण है, इसे हम विसरण कहते हैं। और वहां ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको विसरण न देकर के परासरण देगा। परासरण, अंतः परासरण, बाह्य परासरण, उसके बाद सबसे लास्ट में चौथा ऑप्शन देगा आपको विसरण का। तो पहला आता है आपका अगरबत्ती या धूप बत्ती का पूरे कमरे में फैल जाना। अगला आता है आपका इत्र का पूरे शरीर में फैल जाना। इत्र का पूरे शरीर में फैल जाना यानी कि इत्र को हम थोड़ा सा प्रयोग करते हैं और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद अगला उदाहरण है इसका, वो है आपका कि रंग का पूरी बाल्टी में घुल जाना। रंग का पूरी बाल्टी में घुल जाना, पूरी बाल्टी में घुल जाना। यदि हम थोड़े से रंग को यदि हम बाल्टी में घोलें तो वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पूरी बाल्टी में घुल जाता है। तो आपका पहला जो विसरण का उदाहरण है वो है आपका अगरबत्ती या धूप बत्ती का पूरे कमरे में फैल जाना। किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो है आपका विसरण। इत्र का पूरे शरीर में फैल जाना तो वो क्या है, विसरण। और अगला आता है आपका रंग का पूरी बाल्टी में घुल जाना तो वो क्या है आपका विसरण। इसके बाद अगला आता है आपका परासरण। परासरण को हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस, इसकी हम पहले डेफिनेशन से पहले हम एक बात कर लें कि परासरण की खोज एटकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। परासरण की खोज एटकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। एटकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि जो परासरण शब्द है, परासरण शब्द वो नॉलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने, नॉलेट नामक वैज्ञानिक ने। परासरण को हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं और परासरण की खोज एटकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि परासरण शब्द नॉलेट ने दिया था। तो इसके बाद यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें आता है जब किसी भिन्न भिन्न सांद्रता के द्रवों को जब किसी अर्धपारगम झिल्ली से गुजारा जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। क्या कि जब भिन्न भिन्न सांद्रता के अणुओं को, जब भिन्न भिन्न सांद्रता के द्रवों को, और यह प्रक्रिया सिर्फ द्रवों में होती है। किसमें, द्रवों में। तो जब भिन्न भिन्न सांद्रता के द्रवों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गुजारा जाता है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गुजारा जाता है तो
विलायक के जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी कि जो विसरण में था वो था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और जो परासरण में है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया जो है वो आपकी परासरण कहलाती है। तो इसके जो परासरण के बाद आपका जो परासरण में जो आपके उदाहरण हैं वो आपके हैं, परासरण में उदाहरण नहीं, इसके तो दो प्रकार होते हैं परासरण के। वो पहला आता है आपका अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण को हम इंग्लिश में इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। जबकि दूसरा आता है आपका बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, इसको हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात करें परासरण के बाद, ये अंतः और बाह्य परासरण की प्रक्रिया होती किस प्रकार है वो भी हम बता दें आपको। प्रक्रिया आती है आपके जीव द्रव्य कुंचन, जिसे हम इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या? प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, जिसे इंग्लिश में हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। और ये जो खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इत्र का फैलना, रंग का पूरी बाल्टी में फैलना, और ये जो अगरबत्ती का फैलना, इसके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं, और कंफ्यूजन वाली टॉपिकों से ही आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो सीधे सीधे बनते हैं वो आपके कंपटीशन में रख दिए जाएं, ऐसा तो असंभव है, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जहां कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बस बताना, उसके बाद यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात आती है आपकी जीव द्रव्य कुंचन की, जिसे इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में यदि हम बात करें तो ये आता है कि जब किसी पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन, कैसा विलयन? अतिपराशरी विलयन को इंग्लिश में हाइपरटोनिक भी बोलते हैं। अतिपराशरी विलयन को इंग्लिश में हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो जब किसी पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन होता क्या है? अतिपराशरी विलयन के बारे में यदि हम बात करें, इसकी भी कंफ्यूजन हम आपकी दूर कर दें कि बहुत से लोगों को अतिपराशरी विलयन के बारे में ही नहीं पता होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? वो होता है आपका शर्करा का घोल, जिसमें कम पानी में अधिक मात्रा में शर्करा घुली होती है। तो वो होता है आपका अतिपराशरी विलयन। तो जब किसी पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका कुंचित हो जाती है। पादप कोशिका कुंचित का मतलब क्या है कि कुंचित जो हो जाती है वो सिकुड़ जाती है। पादप कोशिका जो होती है वो फूली हुई होती है। उस फूली हुई को यदि हम अतिपराशरी विलयन में रखें तो वो सिकुड़ जाती है। तो इस क्रिया को ही हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन, जिसे इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो वो आता है यदि हम अंगूर को शर्करा के विलयन में रखने पर, अंगूर को शर्करा के विलयन में रखने पर अंगूर, कहीं लिखा मिलता है कि अंगूर किशमिश में बदल जाते हैं। अंगूर किशमिश में बदल जाते हैं, जबकि कहीं लिखा होता है कि अंगूर पिचक जाते हैं। अंगूर जो होते हैं वो पिचक जाते हैं। तो अंगूर को शर्करा की विलयन में रखने पर अंगूर किशमिश में बदल जाते हैं, ये भी लिखा मिलेगा। और कहीं लिखा मिलता है कि अंगूर जो है
शर्करा के विलयन में रखने पर अंगूर पिचक जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये किसके अंतर्गत आती है? जीव द्रव्य कुंचन के अंतर्गत। अब ये आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि यदि हम अंगूर को किसी शर्करा के विलयन में रखते हैं तो अंगूर हमारे पिचक जाते हैं, किसमें से बदल जाते हैं, तो यह कौन सी प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है, या यह किसका उदाहरण है? तो आपको जीव द्रव्य कुंचन या अंतः शोषण, यहाँ पर ये आपका जो होता है वो आपका होता है बाह्य परासरण। ये कौन सी क्रिया में आता है? बाह्य परासरण की क्रिया में आता है। जब पादप कोशिका को किसी हम अतिपराशरी विलयन में रखते हैं तो बाह्य परासरण की प्रक्रिया के कारण, बाह्य परासरण की प्रक्रिया के कारण हमारी जो पादप कोशिका होती है वो कुंचित हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? बाह्य परासरण की। ठीक है, अगला आता है आपका जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, विकुंचन को इंग्लिश में डिप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। डिप्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब डिप्लाज्मोलिसिस के बारे में यदि हम बात करें, डिप्लाज्मोलिसिस तो वो क्या होता है कि जब किसी पादप कोशिका यानी कि कुंचित कोशिका, यहां पर कुंचित कोशिका है, कुंचित कोशिका को यदि हम अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। अब बात आई अल्प पराशरी, बोले अति पराशरी तो बता दिया, लेकिन अल्प पराशरी क्या है? अल्प पराशरी के बारे में यदि हम बात करें तो अल्प पराशरी को इंग्लिश में हाइपोटोनिक बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो कहीं कहीं पर अल्प पराशरी ना लिख के उसे हिंदी में हाइपोटोनिक ही लिख देते हैं। क्या? हाइपोटोनिक। तो कंफ्यूज मत होना, हाइपोटोनिक को हिंदी में अल्प पराशरी विलयन और जबकि अल्प पराशरी विलयन को इंग्लिश में हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो जब किसी कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। अब अल्प पराशरी विलयन होता क्या है यह भी बता दें कि अल्प पराशरी विलयन जैसे पानी में यदि हम किसी कोशिका को रखते हैं तो वह अल्प पराशरी विलयन होता है। तो जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब किसी हम कुंचित कोशिका को जब किसी कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो वह अंतः शोषण के कारण, अंतः उसमें क्या था? जीव द्रव्य कुंचन बाह्य परासरण था, बाह्य परासरण, जबकि इसमें क्या है? अंतः परासरण। तो अंतः परासरण की प्रक्रिया के कारण आपकी जो कोशिका होती है वो फूल जाती है। कैसी हो जाती है? फूल जाती है। और इस फूलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बता दें, आपका इसमें उदाहरण आता है कि यदि हम किशमिश को पानी या फिर लिखते हैं जलीय विलयन में रखते हैं तो किशमिश अंगूर में बदल जाते हैं, किशमिश अंगूर में बदल जाते हैं, या लिखा आएगा कि किशमिश फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, या किशमिश जो है अंगूर में बदल जाते हैं। यदि हम किशमिश को जलीय विलयन में रखते हैं तो किशमिश अंगूर में बदल जाते हैं, किशमिश हमारे फूल जाते हैं। तो ये आता है आपका जीव द्रव्य विकुंचन के। अब यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किशमिश का अंगूर में बदलना या किशमिश को यदि हम जलीय विलयन में रखते हैं और वह फूल जाते हैं या अंगूर में बदल जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यदि ऑप्शन में आपका जीव द्रव्य कुंचन है, जीव द्रव्य विकुंचन दिया है तो आप इसे लगाएंगे, और यदि जीव द्रव्य विकुंचन नहीं दिया है तो आप उसको अंतः शोषण दिया है, अंतः परासरण दिया है तो आप उसको अंतः परासरण में लगाएंगे। किसमें? अंतः परासरण में। ठीक है, जबकि अंगूर का पिचकना बाह्य परासरण और किशमिश का फूलना अंतः परासरण, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन के अंतर्गत। अगला आता है आपका, ये तो हो गया आपका जीव द्रव्य विकुंचन की बात, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अगला आता है आपका अंतः शोषण। अंतः शोषण के बारे में यदि हम बात करें तो अंतः शोषण को हम इंग्लिश में इम्बिशन कहते हैं। अंतः शोषण, अंतः शोषण, अंतः शोषण को इंग्लिश में हम इम्बिशन कहते हैं, इम्बिशन कहते हैं। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो वो आता है आपका जब किसी
ठोस पदार्थ के कण, जब किसी ठोस पदार्थ के कण बिना विलयन के जलीय घोल का जलीय विलयन का अवशोषण करते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ के कण बिना जलीय विलयन के जल का अवशोषण करते हैं, बिना जलीय विलयन के जल का अवशोषण करते हैं, तो वह क्रिया अंतः शोषण के अंतर्गत आती है। तो जब याद आपने देखा होगा, इसका जो उदाहरण है वो है आपका कि अंतः शोषण का जो उदाहरण है वो है आपका बरसात के दिनों में, दरवाजों का फूल जाना, ये जो प्रक्रिया है अंतः शोषण की, इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो आपकी इसमें बरसात के दिनों में दरवाजे जो है, यदि बरसात का दरवाजा आपका बाहर की तरफ लगा हुआ है और उस पर बरसात का पानी आ रहा है, बरसात का पानी उस पर गिर रहा है, तो वह प्रक्रिया जो है आपकी अंतः शोषण के अंतर्गत आती है। और वह बरसात के दिनों में जो आपके दरवाजे हैं वो आपके फूल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया, जब वो फूल जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण। क्या कहते हैं? अंतः शोषण। ठीक है। अब इसके बाद अब हम आपको एक चीज बता दें कि इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसमें। तो न्यूमेरिकल की यदि हम अब इसमें जैसे उदाहरण था, आपने बताया था कि बरसात के दिनों में दरवाजों का फूल जाना, ये किसके अंतर्गत आता है? अंतः शोषण के अंतर्गत। तो यदि आपको पेपर में लिखा मिल जाए कि दरवाजों का फूलना, बरसात के दिनों में दरवाजों का फूलना संबंधित है या किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? अंतः शोषण का उदाहरण है। अगला, यदि इसमें हम बात करें आपकी उसकी न्यूमेरिकल की, तो इसमें न्यूमेरिकल जो है आपका, इसमें इसका जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब डीपीडी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता। किसे? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को, यानी कि डीपीडी को हम बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। उसके बाद अगला आता है आपका ओपी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जबकि ये जो टीपी बराबर आपका आता है, ये आता है आपका टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी प्रेशर। टर्गर लिखा होता है कहीं कहीं, या फिर टर्जिडिटी प्रेशर। ठीक है। तो अब ये होता क्या है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, जबकि इसे हम कहते हैं विसरण दाब, और इसे हम कहते हैं स्फीति दाब। टर्गर माने होता है फूलना, टर्गर माने होता है फूलना। तो ये जो है ये आपका स्फीति का मतलब भी हिंदी का, यदि ये अच्छा वर्ड है स्फीति, तो स्फीति का मतलब भी फूलना ही होता है, किसी भी चीज को फूला हुआ। तो अब यदि हम इसके, ये तो होगी आपके सूत्र की बात, यानी कि इसके फॉर्मूला की बात। अब यदि हम बात करें कि यदि किसी एक कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि आपसे कह दिया जाए कि 10 है, ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका यहां दे दिया जाए ओपी बराबर 10, जबकि टीपी बराबर यानी कि स्फीति दाब बराबर आपका 7 है, तो आप हमें विसरण दाब न्यूनता बताइए, या फिर कह दे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बताइए। तो आपको इस सूत्र लगाना पड़ेगा ओपी माइनस टीपी। तो ओपी बराबर कितना दिया है? 10 माइनस टीपी बराबर कितना दिया है? 7। तो 10 में से 7 कितनी बची? 3। तो जो आपका डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता बराबर डीपीडी बराबर जो आपका आया वो आया आपका 3। कितना? 3। ये था आज का टॉपिक। यदि टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपसे नई टॉपिकों से आपको हम परिचित कराते रहेंगे। और उसके बाद यदि हम बात आती है कि यदि आपको किसी भी टॉपिक पर आपको बात करवानी हो या किसी भी प्रश्न को पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका पूछ सकते हैं, और हम उसका आपको टॉपिक बताएंगे भी, इस पे ही बताएंगे आपको, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर बात करवानी है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड या एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बात करवानी हो तो हम उसका वीडियो अलग से लाएंगे। आप हमें उसका बताएं कि किस पर बनाना है, ठीक है। उसके बाद यदि अभी तो क्या है कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं हमें वीडियो बनाते बनाते, तो अभी हमारी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। यदि आपको देखनी हो तो हमारे चैनल पर द स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय पर आपको हमारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बारे में यदि हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, प्लांट न्यूट्रिशंस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो देख लेना, और वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी। तो आपको वहां पर एक एक चीज का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी प्रकार हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि यदि किसी चीज को करने के लिए यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से करते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर करनों का कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लास इज ओवर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।